मोबाइल का सिम कार्ड, ये सोचते ही आपके दिमाग में नाम कौंधेगा जियो। अगर किसी ने याद दिलाई कि भाई बीएसएनएल भी एक कंपनी है, तो आप कहेंगे है नहीं थी। लद गए बीएसएनएल के दिन। आप मार्केट की स्थिति और परसेप्शन के आधार पर बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की लीडिंग कंपनी जियो बीएसएनएल की कर्जदार है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जियो से बीएसएनएल को लगभग 1700 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जियो ने जिन मोबाइल टावर्स के जरिए मार्केट पर लगभग एक छत राज स्थापित किया, वो बीएसएनएल के थे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि 2010 में जब 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन हो रहा था, तब जिस कंपनी ने जीत हासिल की वो जियो नहीं थी। फिर इतना बड़ा मार्केट कैप और इतना बड़ा एम्पायर बनाने में जियो कैसे कामयाब हुई? इस एपिसोड में बीएसएनएल और जियो के उद्भव, विकास और अंत की बात करते हुए ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 15 सितंबर 2000 भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की स्थापना के साथ भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ। उस समय मोबाइल फोन आम लोगों के लिए बस एक सपना था। लैंडलाइन ही बातचीत का मुख्य जरिया थी। बीएसएनएल को सरकार का पूरा साथ मिला। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी थे। पूरे देश में फैला मजबूत नेटवर्क था और ऐसा ढांचा जिसका मुकाबला कोई निजी कंपनी नहीं कर सकती थी। साल 2004-05 में बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा कमाया। यह उस समय इतना ताकतवर संगठन था कि कोई भी इसे चुनौती देने के लिए सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक कंपनी थी जिसने सत्ता के साथ सांठगांठ से बीएसएनएल को जमीन पे ला दिया। साल 2007 के आसपास अहमदाबाद के अंबावाड़ी इलाके में इस कंपनी का गठन होता है, जिसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड IBSL। उस समय यह कंपनी ज्यादा चर्चित नहीं थी और मुख्य रूप से इंटरनेट सेवाओं पर ध्यान केंद्रित की हुई थी। कंपनी ने साल 2008 में हुए विवादास्पद 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। इससे भी IBSL दूर रही। लेकिन 2 से 3 महीने बाद जब साल 2010 में ही 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, तो IBSL ने पूरे देश के लिए 4G स्पेक्ट्रम जीत लिया। ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि एक छोटी और कम प्रसिद्ध कंपनी ने इतनी बड़ी नीलामी में सफलता हासिल की थी। लेकिन नीलामी के तुरंत बाद जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ISBL में 4,800 करोड़ में 95% हिस्सेदारी खरीद ली। इस अधिग्रहण के बाद जनवरी 2013 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रखा गया। 2013 में दूरसंचार विभाग ने एक नई नीति लागू की, जिससे ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम धारकों को वॉइस कॉल सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिली। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इसके लिए कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा। रिलायंस जियो ने लगभग 1600 करोड़ रुपए का भुगतान कर यूनिफाइड लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे वो डेटा के साथ साथ वॉइस सेवाएं भी प्रदान कर सके। बीएसएनएल की इस कहानी में अगला मोड़ आता है साल 2014 में। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके साथ आया डिजिटल इंडिया। इस सपने का मकसद था भारत के हर गांव तक इंटरनेट पहुंचे और हर नागरिक के पास स्मार्टफोन हो। यह ऐसा वादा था जिसने पूरे देश में नई उम्मीद जगाई। लेकिन इस चमकते सपने के पीछे एक ऐसी योजना बन रही थी जिसके बुरे नतीजे बीएसएनएल के लिए तबाही लाने वाले थे। मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के 1 महीने बाद ही बीएसएनएल और नई टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसे मास्टर सर्विस एग्रीमेंट MSA कहा गया। यह एक ऐसा समझौता था जो अगले 15 सालों के लिए किया गया था। बीएसएनएल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था। 1,20,000 से अधिक टेलीकॉम टावर्स, बिना रुकावट बिजली की व्यवस्था, कीमती जमीन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, एंटीना और फीडर केबल आदि। बीएसएनएल ये चीज दूसरों को प्रोवाइड कर सकती थी और उससे पैसे भी बना सकती थी। यही हुआ जियो बीएसएनएल के इस समझौते में। इस समझौते के तहत बीएसएनएल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जियो को दे दिया, जिसके बदले में बीएसएनएल को जियो से पैसा वसूलना था। यह समझौता कोई आम कारोबारी डील नहीं, बल्कि जियो जैसी नई कंपनी के लिए खजाना था। जियो उस समय एक नई कंपनी थी जिसके पास देश भर में अपना नेटवर्क बनाने के लिए न तो पर्याप्त समय था और न ही संसाधन। बीएसएनएल के तैयार टावरों ने जियो को रातों रात टेलीकॉम की दुनिया में ऊंचाइयां छूने का मौका दे दिया।
लेकिन इस समझौते में हैरान करने वाली बात यह थी कि बीएसएनएल के कर्मचारी संघों और संगठनों को इस निर्णय से पहले सूचित नहीं किया गया, न ही कोई परामर्श लिया गया। द हिंदू अखबार में 12 अगस्त 2022 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जब यह सौदा हुआ तब बीएसएनएल का टेलीकॉम बाजार में हिस्सा 9.45% था, लेकिन कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रही थी। उस वक्त बीएसएनएल के पास 4G तकनीक में आगे बढ़ने का बड़ा मौका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देने में देरी की। दूसरी तरफ रिलायंस जियो को न सिर्फ सस्ते में 4G स्पेक्ट्रम आसानी से मिल गया, बल्कि उसे सरकारी मंजूरियां भी जल्दी मिलती चली गई, जिसके बाद साल 2015 में रिलायंस जियो ने अपने बड़े नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू की। बीएसएनएल के विशाल टावरों पर जियो के नए उपकरण चमकने लगे। एफडीडी और टीडीडी जैसी तेज एलटीई तकनीकों का इस्तेमाल जियो ने बड़े पैमाने पर शुरू किया, जो डेटा को बिना तार के तेजी से भेज सकती थी। इस वक्त जियो बीएसएनएल के समझौते को 1 साल हो चुका था। उस समझौते में साफ लिखा था हर साल इस जियो द्वारा चुकाए जाने वाली रकम में 2-3% का इजाफा होगा, लेकिन बीएसएनएल ने जियो को बढ़ोतरी का रिमाइंडर तो छोड़िए, पिछले साल का बिल ही बना के नहीं दिया। शायद भूल गए होंगे। आखिर घाटे में चल रही कंपनी में पैसा कहां से आए, इससे जरूरी और भी काम होते होंगे। लगभग 1 साल टेस्टिंग के बाद साल 2016 में रिलायंस जियो ने टेलीकॉम बाजार अपनी सेवाएं उतार दी। जियो की सेवाएं के साथ मानव बाजार में तूफान आ गया। उसने 4G सेवाएं शुरू की। मुफ्त डेटा और कॉलिंग के लुभावने ऑफर के साथ देश इस नई लहर में झूम उठा। बीएसएनएल के टावर्स की वजह से जियो गांव-गांव तक पहुंचा। बीएसएनएल के टावर जियो के लिए रीढ़ थे। जल्द ही जियो ने 10 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा भी पार कर लिया। जियो की मुफ्त सेवाओं वाले ऑफर ने बाजार को हिला दिया। एयरसेल, टाटा टेली सर्विसेज और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां टिक न सकी और बंद हो गई। बीएसएनएल भी इस आंधी में उड़ने लगी, जिससे कंपनी का घाटा और बढ़ गया। बीएसएनएल के पास मौका था कि वो टेलीकॉम का सिरमौर बना रहे, जियो से अपने समझौते के तहत अच्छा मुनाफा कमाए, लेकिन घाटे में जाती बीएसएनएल ये एक बार फिर भूल गई कि उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले में जियो से पैसे वसूलने हैं। बीएसएनएल जियो से मोटी रकम कमा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2016 से 17 के बीच बीएसएनएल की हालत और खराब हो गई। घाटा बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं 2 साल पुरानी टेलीकॉम कंपनी जियो के ग्राहक बढ़कर 16 करोड़ तक पहुंच गए। 2018 तक आते आते तो भारत के टेलीकॉम बाजार में कंपटीशन घटकर 0 हो गया। रिलायंस जियो अपनी 4G सेवाओं के साथ आगे बढ़ती रही, जबकि बीएसएनएल 3G तकनीक में ही सीमित रही। इससे बीएसएनएल का वित्तीय घाटा 14,000 करोड़ के आसपास बना रहा। स्टार्टअप टॉकी नामक पोर्टल ने मार्च 2025 में एक विश्लेषण में बताया कि इस वक्त तक बीएसएनएल का बाजार में हिस्सा 9% से भी कम हो गया था। लेकिन यह भी बीएसएनएल को याद नहीं दिला सकी कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते जियो झंडे गाड़ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल का ही है, जिसके उपयोग के लिए उसे पैसा वसूलना है। कर्मचारी कई महीनों तक बिना तनख्वाह के काम करते रहे, लेकिन जियो से पैसा वसूलने की बात उनकी सोच से कोसों दूर रही, या फिर कहें रखी गई। हालांकि सरकार से ऐसे कर्मचारियों का बिना तनख्वाह के काम करना देखा नहीं गया। इसलिए साल 2019 में सरकार ने बीएसएनएल को 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया। इससे कर्मचारियों के वेतन और कर्ज का भुगतान किया गया। हैरानी की बात देखिए, सरकार ने टैक्स पेयर्स का 69,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल को दे दिया, लेकिन यह बताना ही भूल गई कि लगभग 1,700 करोड़ की बकाया राशि जियो से भी वसूलनी है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। इस दौरान रिलायंस जियो ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं का तेजी से विस्तार किया, जिससे ग्राहकों की संख्या 40 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि बीएसएनएल के ग्राहक 10 करोड़ से कम हो गए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल का कुल घाटा 90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। यहां कंपनी का लॉस इतना बढ़ गया कि कई महीनों तक वर्कर्स की सैलरी नहीं दी गई और रिटायरमेंट लेने के लिए फोर्स किया जाने लगा, ताकि कंपनी के खर्चे में कटौती की जा सके। इस जबरदस्ती रिटायरमेंट की वजह से कंपनी के कई वर्कर्स ने आत्महत्या भी कर ली। खैर, साल 2021 में रिलायंस जियो ने 5G तकनीक का परीक्षण शुरू किया। इस समय तक जियो के ग्राहकों की संख्या
44 करोड़ से अधिक हो गई। इसके बाद साल 2022 आया, 23 आया, 24 आया, फिर ऐसा होते होते साल 2025 भी आ गया। लेकिन नहीं आया तो सिर्फ बीएसएनएल को याद कि जियो से पैसे भी लेने हैं। बीएसएनएल ने जियो से कभी पैसा मांगा ही नहीं, जियो को कभी बिल भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बीएसएनएल को 1700 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि चलो अब तो बात बाहर आ गई है, अब बना दो बिल। लेकिन इसमें भी और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बीएसएनएल के पास प्रॉपर बिलिंग रिकॉर्ड भी नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जियो से एग्जैक्टली कितना अमाउंट वसूलना है। तो सवाल यह भी है कि जिस 1700 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। देखिए, 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा कैग ने अपनी रिपोर्ट में अंदाजे से बताया है। यह आंकड़ा इससे बड़ा भी हो सकता है, 2000 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। बीएसएनएल और जियो के बीच में जो मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हुआ उसमें बोला गया था कि आगे चलकर जियो अगर बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एडिशनल टेक्नोलॉजी लगाता है, जैसे 4G के बाद 4G LTE फिर 5G, तो इनके लिए जियो को एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज भी बीएसएनएल ने जियो से नहीं मांगा। बीएसएनएल एक पब्लिक कंपनी है और अगर इसको लॉस होता है मतलब टैक्स पेयर्स को लॉस हो रहा है, हमें और आपको लॉस हो रहा है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, बीएसएनएल द्वारा जियो को पहुंचाए गए फायदे से उसको टेलीकॉम क्षेत्र में एक बढ़त मिल गई, जिसकी वजह से दूसरी प्राइवेट कंपनीज वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जियो ने बीएसएनएल की मदद से बाजार में कंपटीशन ही खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह गलती ह्यूमन एरर के कारण हुई या फिर सरकार के दबाव में? क्या सरकार ने जानबूझकर बीएसएनएल को आगे नहीं बढ़ने दिया? इसे समझने के लिए बीएसएनएल के साल 2019 के एक इंसिडेंट पर नजर डालते हैं। साल 2019 में बीएसएनएल कर्मचारियों ने देशव्यापी आंदोलन किया। इस पर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में बीएसएनएल के कुछ कर्मचारियों से हुई बातचीत को छापा गया। कर्मचारी संघों का कहना था कि बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम अलॉट करने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने कान बंद रखे। इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। इसके अलावा बीएसएनएल कर्मचारी यूनियंस का आरोप था कि जिसने भी जियो के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की उसे कीमत चुकानी पड़ी। पूर्व टेलीकॉम सचिव जीएस दीपक ने जियो की प्राइसिंग पॉलिसी के खिलाफ ट्राई को पत्र लिखा था। इसके बाद उन्हें दूरसंचार विभाग से ही हटा दिया गया। तो ये थी बीएसएनएल और रिलायंस जियो की कहानी, एक ऐसी कहानी जो टेलीकॉम की चमकती दुनिया में सपनों, सौदों और सत्ता के खेल की गहरी परतें खोलती है। एक तरफ बीएसएनएल जो कभी देश की संचार व्यवस्था की रीढ़ थी, आज अपने ही ढांचे के बोझ तले दबी नजर आती है। दूसरी तरफ जियो, जिसने बीएसएनएल के तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर को सीढ़ी बनाकर टेलीकॉम बाजार की ऊंचाइयां छू ली। सवाल ये नहीं कि बीएसएनएल हारी या जियो जीती, सवाल ये है इस खेल में असली कीमत किसने चुकाई? टैक्स पेयर्स का पैसा, कर्मचारियों की मेहनत और एक सरकारी कंपनी का भविष्य। क्या ये सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था या महज लापरवाही का नतीजा? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल इंडिया के सपने के पीछे छुपी सच्चाई क्या थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।